सेठ धनपत का शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था, जिसमें उसके साथ उसका वफादार नौकर मनोज कई सालों से उसके साथ काम करता था। सेठ का एक छोटा भाई और बहन थी। अपनी मां के देहांत के बाद सेठ धनपत ने ही उनका पालन पोषण किया था। सेठ की पत्नी का भी एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था। सेठ बहुत ही मेहनती था। वो सारा दिन अपनी दुकान में मेहनत करता था, लेकिन उसका छोटा भाई उसकी मेहनत के पैसों पर सारा दिन ऐश करता था। मनोज जब अपने मालिक के पैसों को यूं बर्बाद होता देखता तो उसे बहुत बुरा लगता। एक रोज सेठ धनपत शहर में एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं, तो वो अपने नौकर मनोज से कहता है, मनोज, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। आज सारे व्यापारियों की मीटिंग है, तो रात को घर लौटने में मुझे देर हो जाएगी। कोई बात नहीं मालिक, मैं आपका इंतजार करूंगा। आपको गर्म गर्म खाना जो परोसना है। मनोज, तू तो मेरा छोटे भाई की तरह ध्यान रखता है। सेठ मीटिंग में चला जाता है। शहर में सभी व्यापारियों के बीच मीटिंग शुरू होती है, जिसमें सभी व्यापारियों ने अमरीश खन्ना पर चोरी का आरोप लगाया था। उन सब की बात सुनने के बाद सेठ ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, इस बात का फैसला मैं 4 दिन बाद करूंगा। अब आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद सेठ जी अमरीश से कहते हैं, व्यापारियों का सारा पैसा आपके खाते में रखा जाता है। अगर अकाउंट से सारा पैसा गायब होता है तो सीधे तौर पर शक आपके ही ऊपर जाता है। तो कहिए, ये बात सच है या झूठ? अब आपने सच कहा सेठ जी। व्यापारियों का 50 करोड़ मैंने ही चुराया है। अगर आप मुझे निर्दोष साबित कर दें तो उसमें से 25 करोड़ मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चले जाते हैं। साथ ही उसे जेल भेजने की धमकी भी देते हैं। थप्पड़ मारने से अमरीश खन्ना गुस्से में आ जाता है और वो गुंडों को कहकर सेठ धनपत के शोरूम में आग लगवा देता है। अब देखो कैसे वो सेठ सड़क पर आता है। सेठ के शोरूम में आग लगने के कारण उसमें रखा लाखों का माल जलकर खाक हो जाता है, जिससे सेठ धनपत सड़क पर आ जाता है। इस सदमे से सेठ की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सेठ के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज करवा सके। हमारा सब कुछ चला गया। भैया की तबीयत इतनी खराब हो गई, ऊपर से अनिकेत भैया भी अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गए हैं और फोन भी नहीं उठा रहे। अब भैया के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मनोज अपने गांव की आधी जमीन बेच देता है और उससे अपने मालिक का इलाज करवाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। जब अनिकेत वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। अब भैया तो अपाहिज हो गए और ये राम्या भी शादी के लायक हो गई है। अगर ये मेरे साथ रहे तो इनका सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना होगा। वो घर अनिकेत के नाम पर था, इसलिए वो अपने बड़े भाई और बहन को घर से निकाल देता है। छोटे मालिक, आपको शर्म आनी चाहिए। जब सेठ जी का अच्छा समय था तो आप उनके पैसों को खूब उड़ाते थे, लेकिन अब जब उनका बुरा वक्त आया है तो आपने उनको उन्हीं के बनाए हुए घर से निकाल दिया। ये मत भूलिए, ये घर उन्होंने ही खरीदा था और आपके नाम कर दिया था। नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ाता है। अनिकेत उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। मनोज सेठ जी और राम्या को लेकर अपने गांव आ जाता है। अब मनोज गांव में ही मजदूरी करने लगा और राम्या घर संभालती। दोनों मिलकर सेठ जी का ध्यान रखते। और फिर एक रोज जब मनोज काम से घर लौट रहा था तो एक सफेद कपड़ों में भागता हुआ आदमी उसके पास आया और मनोज से कहने लगा, तुम इस गांव के लगते हो, ये सीसी और ये फाइल तुम रख लो। लेकिन इसमें है क्या? ये बहुत ही काम की चीज है, इसे तुम रख लेना, लेकिन कभी किसी गलत आदमी के हाथों में इसे मत पड़ने देना। अब मुझे जाना होगा, गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। मनोज घर आकर ये बात राम्या को बताता है। राम्या वो फाइल पढ़ती है तो हैरान रह जाती है। मनोज, इसमें तो हीरो के कटहल उगाने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या? हीरो के कटहल? अरे बाप रे! शायद जो आदमी तुमसे टकराया था वो एक साइंटिस्ट था और वो गुंडे इसी को हथियाने के लिए उसके पीछे पड़े थे। मनोज, हम आज ही तुम्हारे खेत में इस फॉर्मूले को अपनाकर कटहल के बीज बोते हैं। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं सेठ जी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। मनोज और राम्या कटहल के बीज बोते हैं और साथ में उस शीशी का रसायन डालकर उसका छिड़काव करते हैं। एक हफ्ते बाद जब वो उस खेत में जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। उस खेत में बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, जिनमें ढेर सारे हीरों से जड़े हुए कटहल लगे हुए होते हैं। ये तो चमत्कार हो गया, इतने सारे हीरों के कटहल। आज मैं बहुत खुश हूँ राम्या। वो दोनों सबसे पहले सेठ जी का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करवाते हैं। उधर शहर में सभी व्यापारी मिलकर अमरीश की काली करतूत पुलिस के सामने ले आते हैं और पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। साथ ही पुलिस अनिकेत को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी अमरीश खन्ना के साथ मिला हुआ था। अब सेठ पूरी तरह ठीक हो जाते हैं।
और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मनोज अब बड़ा घर और गाड़ी ले लेता है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। मनोज, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ। तुम तो मेरे लिए मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। आज मैं अपनी बहन राम्या का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमसे अच्छा लड़का इसे मिल ही नहीं सकता। मनोज और राम्या की शादी हो जाती है। अब वो दोनों सेठ जी के साथ अपने बड़े से घर में रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।